नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। पानी की बर्बादी करने वालों को अब सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था अगर भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इसके पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं पानी की बर्बादी करती है। नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपए तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है और ऐसे में वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि करोड़ों लोग फिर से एक बार सामान्य जिंदगी को जी सकें। इसी बीच बेंगलुरु स्थित बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक किरण मजुमदार शॉ ने उम्मीद जताई कि भारत में जून तक कोविड-19 की वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि इसे सभी नागरिकों तक पहुंचाना एक चुनौती होगी। वहीं इस बारे में मजुमदार का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक पहले mRNA वैक्सीन की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन वे भारत में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें -80 डिग्री कोल्ड चेन की आवश्यकता होती है और ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम यहां संभाल नहीं सकते। भारत समेत पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों को अचानक आने वाली बाढ़ के बारे में 6 से 24 घंटे पहले ही आगाह कर देने वाला सिस्टम लॉन्च कर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग में शुरू किए गए इस सिस्टम को अपनी तरह का पहला चेतावनी तंत्र बताया जा रहा है। दरअसल वैश्विक मौसम विभाग ने दक्षिण एशियाई फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम के समन्वयक की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी भारत को दी थी और इसी कारण यहां सिस्टम का क्षेत्रीय केंद्र आईएमडी में स्थापित किया गया। यह केंद्र पड़ोसी देशों को बाढ़ की चेतावनी देने के अलावा चक्रवातों के बारे में आगाह करेगा। भारत को 35 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की जो अध्यक्षता है वो मिल चुकी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया। वह अगले महीने नवंबर में संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय के मुताबिक 3.5 दशक के बाद भारत को आईएलओ के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। श्रम सचिव चंद्र इस पर अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक रहेंगे। चीन के साथ 6 महीने से चल रही तनातनी के बीच नौसेना ने अरब सागर के सामरिक तौर पर अहम अज्ञात क्षेत्र में मेगा ड्रिल कर किसी भी वक्त युद्ध में जाने की अपनी तैयारी का प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य समेत नौसेना के चुनिंदा उन्नत तकनीक वाले लड़ाकू जहाज हिस्सा ले रहे हैं। अति गोपनीय तरीके से चल रहे इस ड्रिल में आईएनएस प्रबल ने दुश्मन के जहाज ध्वस्त करने वाला एंटी शिप मिसाइल दागकर लक्ष्य को बुरी तरह से तबाह कर दिया। आईएनएस प्रबल अगली पंक्ति का दमदार लड़ाकू जहाज है। हरियाणा के फरीदाबाद में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और खोरी गांव के लोग कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की अगुवाई में आज ये लोग एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय जा पहुंचे और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, जिन्होंने कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग की हुई थी और इस दौरान भारी भीड़ ने इन बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिससे पुलिसकर्मियों और इन लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की अगर माने तो वह कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। जी को हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि जबरदस्ती ठीक नहीं है। जो आप पहले किसानों के ऊपर लाठी बरसाते थे, आज खोरी गांव की महिलाओं के ऊपर पुलिस का दमनकारी चक्कर चला है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इसके यहाँ पर बैठे हैं, लगातार बैठे हैं।
सुशील जी, आप ये बताइए कि यहाँ तक आप बड़े मजबूती से आपके कार्यकर्ता पहुंचे, क्या लगता है आप आगे पहुंच पाएंगे? क्या प्रशासन से कोई गुहार करेंगे? पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस की बर्बरता, पुलिस का महिलाओं के ऊपर मैन हैंडलिंग करना बहुत शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ कानून है कि महिलाओं को पुरुष की जो पुलिस है वो नहीं छेड़ सकती, परंतु यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था सब कुछ किया। पुलिस पे केस किया जाए। खोरी गांव का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में केस है जो टूरिज्म की जगह है, उस पर ये झोपड़ी बनी हुई है और दूसरा नगर निगम की ज़मीन है। न्यायपालिका ने जो फैसला करा है वो टूरिज्म और नगर निगम के हक में करा है और उसके लिए जो सरकार जो कार्रवाई जारी है, मैंने इनसे कहा है कि जो भी है कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसका भी सम्मान हो और जो भी सरकार से होगा जो उन्होंने मुझे मांग पत्र दिया मैं खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, फायरिंग की सूचना पर पुलिस टीम पर हमला किया गया। तो फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला किया और हमलावरों ने पुलिस की राइफल जो है उसे भी छीन लिया। इस हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया और हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घायल सिपाही को जिला अस्पताल भेजा और कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद हरकत में आई योगी जी की पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ छीनी गई राइफल को भी बरामद किया गया। आपको बता दें, अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे का यह मामला है। इस हमले में सिपाही गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं। अलापुर थाना क्षेत्र के ककराला कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से मिल रही है। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता उमाशंकर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम योगी बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की बात नहीं करते और दोहरी राजनीति करते हैं। की मानसिकता न पारदर्शी प्रशासन की है और ना ही किसी अपराधी पर निष्पक्षता से कार्रवाई करने की है। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे एमएलएज विभिन्न भ्रष्टाचार और अपराधों के आरोपित हैं। 114 एमएलए ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधों में आरोपित हैं और उसमें से भी 83 जघन्य अपराधों के आरोपित हैं। उनके ऊपर तो कार्रवाई की बात नहीं होती है। तो अगर योगी जी मेरा अपराधी और तेरा अपराधी की नीति पर चल रहे हैं तो प्रदेश की जनता इसको समझ रही है। और ये जो उपचुनाव हो रहा है, ये देखिए महंगाई की बात आप देख लीजिए, क्या उपचुनाव में। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में 2,06,58,000 रुपए के विकास कार्य शुरू करवाए गए। आपको बता दें, इन विकास कार्यों की शुरुआत कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने की। इस मौके पर डीसी गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक मौजूद रहे। वहीं मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सीएम की तरफ से शहरों के सुंदरीकरण के जो विकास कार्य किए गए उनमें पहले डेरा बाबा नानक शामिल है। शहरों के ग्रांट्स होंगे ਉਹਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ और ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 41 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟੋਟਲ पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान जगत प्रकाश नड्डा के किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान ने पंजाब में सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। जहां बीजेपी नेताओं के इसी बयान के विरोध में आज
आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से चंडीगढ़ में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और बीजेपी नेताओं से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की गई। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने आज एएनबी चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नगर निगम वार्ड बोर्ड में अगर उन्होंने अपने भाई को मेंबर बनाया तो ये इसीलिए नहीं कि अमरजीत सिंह जी उनके भाई हैं, बल्कि वे एक वोटर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर कहीं किसी जमीन के घोटाले में उनका नाम या उनके भाई का नाम आता है तो यह विरोधियों की साजिश है। कोई भी कहीं भी उनका नाम शामिल कर देगा तो क्या वह कसूरवार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सब चुनावी स्टंट है और बौखलाहट का नतीजा है, जो कि विरोधी उनके पीछे इस तरह की साजिश रच रहे हैं। तो प्रपोजल बन के उन्होंने डिपार्टमेंट ने बनाई है जी। अच्छा, तो वो कहता कमेटी का इशू की थी, कमेटी ने सारी वार्डबंदी बन के गई है, उसको अपना सारा प्रवान हो गया, तो उसको अपराध वगैरह मंगेंगे। अकाली दल का आरोप है कि आपने अपने ब्रदर कोई और मतलब वही मार्केट मीटिंग को ही रखा है स्पेशल उस बॉडी में, उनके मेरा ब्रदर भी शहर का वोटर है, दूसरा कौंसलर भी शहर का वोटर है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि और कोई अकाली दल का और कोई पार्टी का कोई नुमाइंदा आपने रखा हुआ पार्टी में कि जरूरी नहीं होता कोई। बिहार के औरंगाबाद में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने को लेकर नक्सली सक्रिय हैं और नक्सलियों की ओर से ग्रामीण इलाके में चुनाव का बहिष्कार करने के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और इसी दौरान मदनपुर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नक्सलियों को धर दबोचा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। जनसभाओं में कोरोना को लेकर दिए गए गाइडलाइन को ताक पर रख दिया गया। ताजा मामला गया से है। यहां पर कांग्रेस की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मंच से लेकर जनसभा तक कोई भी कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करता नहीं दिखाई दिया। मंच पर मौजूद कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने मास्क तक नहीं पहन रखा था। जनसभा में आए शत्रुघ्न सिन्हा, इमरान प्रतापगढ़ी, लखवीर सिंह लखा, अखिलेश सिंह जैसे नेताओं के बीच कोई दूरी नहीं दिखी और ना ही उनके चेहरे पर किसी तरह का मास्क दिखा। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए पूछा कि सीएम का चेहरा कौन है। नीतीश ने तो हाथ खड़े कर दिए। उनके इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिसको यही नहीं पता कि एनडीए किसके नेतृत्व में लड़ रही है, तो उसको हम क्या समझाएं? उसे क्या बिहार की समझ में आएगी? जो एनडीए शुरू से नेतृत्व भी तय करके चुनाव के मैदान में है, नीतियां भी तय करके चुनाव के मैदान में है, तो उनको क्या लिख के एफिडेविट देना पड़ेगा क्या? देखो क्या है कि आपको याद होगा जब वायनाड में ये चुनाव के मैदान में थे तो कांग्रेस से ज्यादा किसके झंडे थे वहां पे? तो उस अपने जीत के कर्ज को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में शिक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में इन मुद्दों को प्रमुखता से रखा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को नाकाम बताया और इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने पलटवार किया। गरीबी, बेरोजगारी, इस विषय पर जितना 6 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बिहार में एनडीए शासन काल में जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उससे शिक्षा मिटी है, बेरोजगारी भी दूर हो रही है। और जो बोल रहे हैं तो उनको तो
त्योहारों का सीजन आने के साथ ही देश भर में अब जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से नवरात्रि के मौके पर इस साल लोग दुर्गा पंडालों में तो नहीं जुट पाए, हालांकि उनका जोश अभी पहले की तरह बरकरार है। ऐसा एक नजारा देखने को मिला पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां दुर्गा अष्टमी के मौके पर धर्मों के भेद को भुलाकर ढाक बजाती और उसकी ताल पर नाचती नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ वीडियोस में नुसरत को पति निखिल जैन के साथ कोलकाता के सुरुचि संघ मंदिर के दर्शन करते देखा गया। कोरोना वायरस महामारी के दौर में महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने को लेकर घमासान मचा हुआ है और इस बीच मुंबई के चर्नी रोड में स्थित मुंबा देवी मंदिर को भी बंद रखा गया। कोरोना के मद्देनजर नवरात्रि में भी मंदिर को नहीं खोला गया। आज मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु माथा टेक कर जा रहे थे। मतलब हम लोग का जैसा दुकान है तो यहाँ पे क्या मंदिर बंद है तो बाहर के कस्टमर आ नहीं रहे, तो उस वजह से व्यापार चल नहीं रहा है। आम दिनों में कितना धंधा होता था यहाँ पे और अभी कितना फर्क पड़ा है? आम दिनों में जब चालू था तो धंधा होता था, मतलब 5-6-7 हज़ार का होता था, तभी 1000-1500 का भी धंधा नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर की पब्लिक आ नहीं रही है। त्यौहार में जैसे कि हम लोग का धंधा पानी त्यौहार था तो अच्छा चलता था, बाहर की पब्लिक आती थी, यहाँ पे लोग खरीदी करते थे। अभी कोई पब्लिक नहीं आ रहा तो उसकी वजह से पूरा धंधा एकदम मंदा हो गया, मतलब कुछ नहीं चल रहा। मतलब फूल ज़्यादा महंगा हो गया है और कस्टमर लोग है नहीं, मंदिर बंद होने के कारण कोई भक्त लोग दर्शन करने आते नहीं है, इसलिए हमारे धंधे में भी फर्क हो गया है, कुछ भी धंधा नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा 70% फर्क हो गया है। उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन महाअष्टमी और महानवमी के अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था की लहरें भक्ति रस के समंदर में उमड़ पड़ी। मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में पूजा की थाल को लेकर श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आराधना की। नवरात्रि है तो माँ के दर्शन तो अनिवार्य हैं, ज़रूरी हैं, तो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी जो भी चीज़ें हैं अपनी सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मंदिर आए हैं, दर्शन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, दर्शन करके सीधे सीधे माँ के निकल रहे हैं। यहाँ रुकने का मतलब है भीड़ का इकट्ठा होना और फिर कोरोना का वायरस मतलब इंक्रीज़ होगा, फैलेगा, हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है। तो बस मुकाबले और इस बार कोरोना काल के मुकाबले कितना फर्क है, कितना डिफरेंट है? पहले कितनी भीड़ होती थी और लोग आते थे? पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। आप पहले की स्थिति से अगर इस समय तुलना करें तो पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और इस समय जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो थोड़ा मंदिर में कम ही भीड़ है। आप देख सकते हैं मंदिर प्रशासन ने भी बहुत अच्छी वो कर रखी है अपनी, एक तरीके से दर्शन करते ही आपको सीधे कह दिया जाता है कि आप जाइए, मतलब व्यवस्था। यूपी के प्रयागराज में जैसे जैसे शारदीय नवरात्रि का समापन होने को है, भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में जुटने लगी। प्रयागराज शहर के कल्याणी देवी अलोप सुंदरी शक्तिपीठ में सुबह से भक्तों की लंबी कतार लग चुकी और मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है, लेकिन भक्त मां के दर्शन पाने को बेताब दिखे। आज नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज महागौरी की उपासना की जाती है। इनका विशेष महत्व है। इनकी उपासना करने मात्र से जितने पाप संचय रहते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में कभी भी पाप ऊपर मतलब है भी नहीं हो सकती। इनकी आराधना पुण्य करने से सारे। पश्चिम बंगाल में बेशक बड़े जोर शोर के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा हो, लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत सेवाश्रम संघ की तरफ से पिछले 22 सालों से दुर्गा पूजा का महोत्सव जो होता था, अब की बार कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ। मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने पूजा अर्चना की गई और मां के चरणों में प्रार्थना की गई कि कोरोना वायरस राक्षस रूपी महामारी का अंत हो। दुर्गा पूजा का आयोजन हम लोग कुरुक्षेत्र के भारत सेवाश्रम प्रांगण में करते हैं और करते चले आए हैं, पर इस समय जो वैश्विक महामारी कोविड के कारण हमारे को इस बार मूर्ति बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी रही और हम बना नहीं पाए। तो पर पूजा के लिए कहा जाता है कि पूजा शो मस्ट गो ऑन, और लॉकडाउन 5 के बाद, अनलॉकडाउन जिसे कहते हैं 5 के बाद हमें इस तरह की वो बनी कि हमें थोड़ी सी डिप्टी कमिश्नर मैम ने ये कहा कि आप थोड़े से कोविड के प्रोटोकॉल को मानते हुए पूजा को करें।
वहीं देश की प्राचीनतम सरस्वती नदी को स्वच्छ बनाने का काम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से शुरू कर दिया गया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने खुद सफाई कर इस अभियान को शुरू किया। उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर स्थित पर्यटन स्थल और अन्य धरोहर को स्वच्छ बनाने का दावा किया और इसके लिए आदि बद्री से लेकर सिरसा तक हरियाणा की सीमा तक निरीक्षण किया जाएगा। उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने पीपली में सरस्वती चैनल पर स्वच्छता अभियान को शुरू किया और फिर बोर्ड के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके पहले उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने एससी अरविंद कौशिक, एसडीओ जितेंद्र, जिला परिषद की उपाध्यक्ष परमजीत कौर कश्यप और माणक सिंह पंच ने पीपली सरस्वती चैनल का निरीक्षण किया। स्वच्छ सरस्वती बहे, इसको लेकर यहाँ पर जो पिछले काफ़ी समय से ये जो घास है ये उगी हुई थी, आज यहाँ से सफाई अभियान शुरू किया गया है ताकि जो जल प्रवाह हम चाहते हैं जिस तरह से उसका प्रवाह अच्छी तरह से हो, उसको लेकर आज ये स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है ताकि यहाँ पर जितना भी पहले, क्योंकि सफाई सबसे पहला कारण जो है वो सफाई है कि सफाई है तो ईश्वर भी वहीं वास करते हैं। तो माँ सरस्वती की सबसे पहले चरणों में यही वंदना है कि यहाँ पर हम एक बहुत अच्छे प्लेटफार्म लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए, पर्यटन के दृष्टि से हम शुरू करें, उसी को लेकर आज ये स्वच्छता। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन से बांके बिहारी के भक्तों के लिए खुश कर देने वाली खबर सामने आई। विश्व प्रसिद्ध भगवान बांके बिहारी मंदिर के दर्शन 25 अक्टूबर यानी कि रविवार से हो सकेंगे। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने देर रात तक मीटिंग कर यह निर्णय लिया। मंदिर प्रशासन ने यह भी बताया कि भक्तों को केवल ऑनलाइन बुकिंग से दर्शन हो सकेंगे। दर्शन के दौरान मंदिर में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। वहीं राम मंदिर निर्माण के साथ इस बार रामनगरी अयोध्या में चौथे साल होने वाले दीपोत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें, मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में दीपोत्सव समिति के सदस्यों की बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि दीपोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 13 नवंबर को होगा। रामनगरी अयोध्या में 3 दिवसीय भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में 5,50,000 दीप प्रज्वलित होंगे। नज़दीक आ रही है और हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में इसको धूमधाम से मनाना का कार्यक्रम है। साथ ही साथ क्योंकि कोविड का भी चल रहा है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ कम से कम भीड़ के अंदर इसको कितना भव्य बनाया सकता है, इसके लिए ये बैठक बनाई गई थी। बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम लोगों को कि हम लोग को भव्य भी करना है इसको और साथ ही साथ जो है कम से कम भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। नवरात्र में प्याज की मांग कम होने के बावजूद इसके भाव रोजाना बढ़ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में प्याज का ताजा थोक भाव 60 रुपए किलो रहा, तो यहीं खुदरा में ग्राहकों को 80 रुपए किलो तक बेचा गया। आड़तियों की अगर माने तो प्याज के दाम में नवरात्र के बाद और भी तेजी आएगी। महाराष्ट्र, गुजरात में फसल बर्बाद होने की वजह से दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सर देखिए, पिछले दिनों की बात करें, आज के 15-20 दिन पहले की, तो यही प्याज जो 40 से 50 बिक रहा है, ये 30 रुपए किलो बिक रहा था। और तेजी आने का कारण है, जो 40-50 बिक रहा है, कर्नाटक की जो फसल आने वाली थी अपने अक्टूबर के महीने में आती है, वह बारिश होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई है। जो प्याज कर्नाटक का दिल्ली आता था वो नहीं आ पा रहा, उल्टा दिल्ली से अपने एमपी से कर्नाटक जा रहा है। पूरे देश में हरी सब्जियों को लेकर हाहाकार मचाए हरी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो वहीं अगर मोगा मंडी की बात की जाए तो यहां प्याज 80 से 90 रुपए किलो, आलू 40 से 50, टमाटर 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। ग्राहकों का कहना है कि प्याज, टमाटर और आलू के अलावा हरी सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, जिससे रसोई का बजट हिल गया है। सब्जियां जी घट आ रही पिछों ही, मतलब बहुत घट आ रही, तां करके रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। प्याज जोड़ा है वो 80 रुपए किलो, 70 रुपए किलो है। गोभी हैगी वो 50 रुपए किलो हो गई है। तो शिमला मिर्च वो भी 140 रुपए, 120 रुपए किलो है। सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। खाने वाली कोई चीज़ यही जी नहीं है कि जी बंदा असल खा सके।
ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਸਾਂ ਹਾਲੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਖਾਈਏ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਛੂ ਚੁੱਕੇ। वहीं पिछले महीने कई महीने से वेतन न मिलने से परेशान दिल्ली के एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। हिंदू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल बुधवार से शुरू हो गई थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बुधवार को हिंदू राव में एकत्रित होकर विरोध मार्च निकाला। इनका कहना है कि हमें 3 महीनों का वेतन नहीं मिला, मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन उत्तरी निगम किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तब सब लोग घर में थे, तब यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स फ्रंट लाइन पे वॉर लड़ रहे थे। 4 महीने तक हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, लेकिन हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हमारा असली सम्मान था कि हमें अपना वेतन समय पे मिले, वो हमें नहीं मिला। हमें दिखावा खूब सारा मिला, ताली थाली, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए, पर ये असली सम्मान नहीं होता। असली सम्मान तब होता जब हमें रोड पे ना बैठना पड़ता। रोड पे बैठना ना सिर्फ हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि हमारी जो अथॉरिटी है, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि वो अभी तक हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाए जिससे कि हम ये अपनी स्ट्राइक वापस। उधर राजस्थान के जयपुर में एसएमएस अस्पताल में नए निशुल्क दवा वितरण केंद्र की शुरुआत की गई। एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी और अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। अस्पताल में अब नए मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण केंद्र की शुरुआत महावीर विकलांग केंद्र के पास की गई। निशुल्क दवा वितरण योजना के तहत अब कुल 28 दवा वितरण केंद्र जनता के लिए खुल चुके हैं। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कुछ और खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार घोषणा की बैठक हुई और इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि गुपकार राष्ट्र विरोधी है, वो गलत है। हम भाजपा के विरोधी हैं और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र विरोधी हैं। बीजेपी ने देश और संविधान को नुकसान पहुंचाया। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार वापस किया जाए।
तिरंगे झंडे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर महबूबा मुफ्ती को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। देश के तमाम राजनीतिक दल उनकी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं और इसी क्रम में नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह और कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा का बयान सामने आया। 99% जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे गिरा, किसी को गिरा है तो जो सरकारें चलती रही, लूटमार चलती रही। वो क्या कहती हैं, एक वो चीफ मिनिस्टर रही महबूबा जी, क्योंकि उनके वालिद साहब लीडर थे। अब उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई आवाज तो पैदा करनी है, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे की बात नहीं है। देखिए, इस तरह के बयानबाजी उन्होंने पहले भी की थी, जो बहुत ही आपत्तिजनक है, निंदनीय है। देश का झंडा जो है वो देश के एकता अखंडता का प्रतीक है, करोड़ों देशवासियों की कुर्बानियों का प्रतीक है। जो स्ट्रगल और सफरिंग्स आज़ादी की जंग में कांग्रेस के नेतृत्व में करोड़ों देशवासियों ने दी अंग्रेजों को भगाने में, उसका प्रतीक है। इसलिए कोई शब्द भी नेशनल फ्लैग के बारे, तिरंगे के बारे में बोलना, ये देश की जन भावना को ठेस पहुंचाने की बात है और ये बहुत ही गलत बात है। और इस तरह से पहले भी उन्होंने कहा, जो बहुत ही आपत्तिजनक था, और अब भी जो कहना, मैं समझता हूं कि उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने मनोनीत होने के बाद प्रथम गृह जनपद में आगमन किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। तो साथ ही बीजेपी जिलाध्यक्ष, सांसद और विधायकों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सभी मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी संजय गुप्ता ने मुख्य अतिथि को चांदी का मुकुट पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसको ठीक से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, मंडी समिति के सचिव सस्पेंड भी हुए हैं और विभिन्न जगहों पर इस प्रकार की गतिविधियों में जो लोग लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई की प्रक्रिया चालू है। बस एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देश प्रदेश के अंदर प्रशासनिक अधिकारी बहुत काम कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जब गंभीरता से ले लेता है तो पीलीभीत वाली घटना हो जाती है। वो गया पीलीभीत वाला डीएम जा करके और क्रय केंद्र पर जा करके, और जिस प्रकार से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। एक अधिकारी ईमानदारी से गांव के आए हुए किसान को राहत देना चाहता है तो किस प्रकार से। उधर हरदोई आबकारी विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जहां जिला अधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर जिले में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, बनीगंज कोतवाली के नटपुरवा में 200 लीटर अवैध शराब के साथ 800 किलोग्राम लहन नष्ट की गई। तो साथ ही 6 शराब की भट्टियां और 4 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस प्रशासन दिवाली पर्व को देखते हुए लगातार छापेमारी कर रहा है। ये में पुलिस बल जब छापा मारा गया है, उसमें लगभग 200 लीटर शराब और 8 कुंटल लहन जो मौके पर नष्ट किया गया है, और 3 भट्टियाँ और सिलेंडर और 6 मुलजिम मौके पकड़े गए हैं, और 3 फरार हैं, 2 जिसमें 2 फरार हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके के पप्पू कॉलोनी में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट के बाद पथराव हो गया। पथराव में दोनों पक्ष के लगभग 6 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया। झगड़ा हुआ है बच्चों में, ऐसा अभी तक पता चल पाया हम लोगों को। बच्चे किसके किसके घर के थे, कौन से बच्चे थे, झगड़ा क्यों हुआ, ये सारी बातों की हम लोग जांच कर रहे हैं। और जैसा जो पक्ष अग्रेसिव मिलेगा, जिसने झगड़ा किया है, फैलाया है झगड़ा। वहीं फिरोजाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला थाना रसूलपुर के प्रेम नगर का है, जहां पर कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के पीछे छात्रा से हुई छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है।
कुछ लोगों ने आकर आज मेरे घर में आकर, अपनी छत पे थे, उनने आकर दीवारों में लात मारी, गोली खोली चलाई। उसके बाद गोली मार के घर से भागते हुए 3 लोग यहाँ 4 लोग यहाँ से निकल गए। गोली किसके लगी है? गोली मेरी बेटी की लगी, यहीं पड़ी गई मेरी बेटी। कहाँ लगी है? वो सर में। कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? सर में लगी, सर में। इधर देखो। कौन लोग थे वो? कौन लोग? एक मनीष यादव, एक शोभाली यादव, एक गौरव चक। ऐसा क्या कारण है कि गोली मारी? ऐसा कारण ये है, मेरी पढ़ती लड़की मेरी 12th में पढ़ती है, हाँ, कलावती कॉलेज में पढ़ती है। रास्ते में आ रही थी वो, इन्हें अपशब्द बोला। उसके बाद उसने उसको जवाब दिया ताबड़तोड़। उसके बाद घर आने के बाद उन लोगों ने आगे देखिए, ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का है, प्रेम नगर ये मोहल्ला लगता है। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है, ईशु नाम है उसका, ईशु चक। उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इसमें जो लड़की है, जो मृतका है, उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं, जिसका उन्होंने नाम भी बताया है। 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है। और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं, तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे। और इसमें 3 टीमें बनाई गई है, जो कि जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं, उनकी तलाशी के लिए। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में हिसार रोड पर इंडस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल उन पर आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने पीलिया के मरीज को 17 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रखा और फिर 4.25 लाख का बिल थमा दिया, जिसको लेकर मरीज के परिजनों में आक्रोश है और परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। जाके जी 4.5 लाख का बिल है जी मेरा। ठीक है। हाँ, तो उधर लेके गए तो उन्होंने बोला आपका बंदा पूरा वो है, ये 2 घंटे 3 घंटे निकालेगा। और ये बोलते हुए आपका बंदा ठीक है, 70% है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपको धोखे में रखा है इन्होंने? हाँ, धोखे में रखा जी, पूरा लूटने के लिए। बस पैसे चाहिए थे और कुछ नहीं था। तो पैसे दिए आपने इनको? कैसे पैसे दिए? पैसे दे रखी जी, साथ के साथ देवा। कुछ इनके पैकिंग है थोड़ी बहुत जो है। आपकी क्या मांग है जी? अब मांग क्या है जी, हमारा बंदा चाहिए था हमने सही। और इनने झूठ बोल के धोखा करके हमारे साथ हमारे बंदे को कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसा तो कुछ नहीं है जी। जैसे बार बार पेशेंट वालों को बताया गया था डॉक्टर साहब की तरफ से, ठीक है, आज सुबह उनको रेफर कर दिया था हायर सेंटर के लिए। तो वो उनका ये कहना है भी 18 दिन तक दाखिल रखा। बोले जी ठीक है। अब वो इशार लेके आए हैं तो वो कह रहे हैं जिसमें तो कुछ भी नहीं है, 2-3 घंटे ही निकाल पाएगा, धोखे में रखा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी उधर बांदा जिले में पुलिस विभाग पर करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, लेकिन बिजली विभाग संजीदा नहीं है और इसके लिए विभाग कई बार पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र लिख चुका है। फिर भी पुलिस विभाग की तरफ से बकाया बिजली बिल चुकाया नहीं गया। बकाया बिजली बिल को 5 महीने हो गए, इसके बावजूद भी पुलिस विभाग के कार्यालयों का कनेक्शन नहीं काटा गया है। पुलिस विभाग के ऊपर हमारे 4 सर्किल हैं चित्रकूट धाम मंडल में। मैं यहाँ पे जोनल इंजीनियर हूँ, केशव कुमार भारद्वाज। तो मेरे अंडर 4 सर्किल हमने बना रखे हैं, हर जिले में 1 सर्किल है। बांदा जिले के सर्किल में कुल 1 करोड़ 49 लाख रुपए बकाया है। इसी तरह चित्रकूट सर्किल में 2 करोड़ 27 लाख बकाया है। हमीरपुर सर्किल में 50 लाख बकाया है और महोबा सर्किल में 42 लाख बकाया है। ओवरऑल देखा जाए तो इतना भारी भरकम बिजली का बिल बकाया है, आखिर अब तक जमा क्यों नहीं कराया गया? पुलिस विभाग का बिल लगातार जमा होता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के सापेक्ष जब उनके यहाँ फंड उपलब्ध कराया जाता है तब वो उसका भुगतान कर देते हैं। बिजली विभाग की संवेदनहीनता कहें या पुलिस विभाग से बिजली विभाग के अधिकारी डरते हैं। हालांकि पुलिस विभाग का 1 करोड़ 38 लाख रुपए बिजली विभाग का बाकी है, जो कि पुलिस विभाग अब तक नहीं दे पाया, जिनमें से पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा के कार्यालय का 60 लाख रुपए का बिल बाकी है और डीआईजी कार्यालय का 80 लाख रुपए का बिल है। वहीं नगर कोतवाली का भी बिल बाकी बताया जा रहा है। अब देखना यह है कि 1 करोड़ 38 लाख रुपए का बिल बाकी होने की वजह के बाद भी बिजली विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ अरविंद सिंह गौतम, ANB न्यूज।
उधर 6 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर पीड़ित परिवार से पंजाब सरकार की तरफ से उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से परिवार को हर मदद देने की बात कही और इस मामले में सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में एसएसपी होशियारपुर नवजोत महिल ने बताया कि आरोपी दादा और उसके पोते को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सब तो पहला तो मैं इस शर्मनाक घटना की निंदा करदा कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, जिसने हमारा एक तरह से सिर जो है इससे झुका है। इस इतनी दरिंदगी भरी घटना है। मेरे को माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ भेजा है कि आप जाके देख के आओ। कल हमारे जो उनके एडवाइज़र हैं सीएम साहब के सरदार संगत सिंह जी गिलजियाँ, वो भी आए थे। हमारे एमएलए राजकुमार चब्बेवाल भी यहाँ आए थे। आज मेरे को मुख्यमंत्री साहब ने भेजा है, तो मैंने इनका दुख जाना है कि क्या दुख है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ। पंजाब के होशियारपुर जिले में 6 साल की बच्ची से रेप मर्डर मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है और इस बीच बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने अपनी बात रखी। ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लगातार कुछ महीनों से बढ़ती चली जा रही हैं। आजकल इतनी एक संवेदनहीन सरकारें बनी हुई हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, दलितों पर, आदिवासियों पर और निर्धन महिलाओं पर और सभी निर्धन लोगों पर इतना जुल्म अत्याचार पहले की तुलना में बढ़ गया है कि ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाब की ये ताज़ा घटना और उत्तर प्रदेश की हाथरस की घटना, इस पर कुछ दल राजनीति करना चाहते हैं, पर ये राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मानवता के प्रश्न पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों विफल रहे। उधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया। तहसील बिलसी में जिला अध्यक्ष उदय सिंह गौर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया और इस दौरान समाज के लोगों ने एकजुट होने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में सरकार का साथ देने की बात भी कही गई। वहीं राजस्थान के झालावाड़ में ट्रांसफार्मर चोरों ने बिजली महकमे की नाक में दम कर रखा है। हालत यह है कि 3 माह में चोरों ने 8 से 10 ट्रांसफार्मर चोरी कर लिए। अजीब बात है कि चोर ट्रांसफार्मर की कॉइल और तेल चुरा ले जाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर का खाली खोखा मौके पर छोड़कर चले जाते हैं। इस संबंध में बिजली विभाग ने अब तक इन चोरी के मामलों की एफआईआर संबंधित थानों में दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। तो वहीं विद्युत विभाग का मानना है कि यह किसी बड़े चोर गिरोह का काम है, जो कि चालू ट्रांसफार्मर को उखाड़ कर ले जाते हैं। लोगों ने 2 जगह कार्रवाई करके और तकरीबन 13 ट्रांसफार्मर उनके खोखे बरामद किए हैं। इसमें से कुछ सरकारी ट्रांसफार्मर्स हैं जो निगम द्वारा, JVNL द्वारा यूज़ किए जा रहे थे। कुछ प्राइवेट थे जिससे आभास होता है कि शायद वो कहीं आसपास से किसी प्राइवेट कंपनी से कहीं जिन्होंने लगा रखे थे वहाँ से लिए गए हों, चोरी किए गए हों। और इसके साथ में इसकी जो एसेसरीज़ हैं, कटर्स हैं, बाइंडिंग मशीन्स हैं या तार हैं, ये सब चीज़ें उसके साथ में जो थी वो भी बरामद। सर इसमें मुझे मतलब 10-15 दिन पहले मैंने ट्रांसफार्मर चोरी का FIR दर्ज कराया था अज्ञात लोगों के खिलाफ। उसकी कार्रवाई मतलब विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से पता चला कि फलने गांव में मतलब ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग मतलब बना करके ट्रांसफार्मर रिपेयर करते हैं। इसके अलावा फर्जी डीपीआर भी मतलब लोग लाते हैं, वहाँ से मतलब सप्लाई करते हैं। इस आधार पर मतलब कामखेड़ा थाने और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई करते हुए
गांव खेड़ी में बात है, दो लोगों को पकड़ में आया है, साथ में मशीनें, कॉइल वाइल सब। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद के थाना रोड पर पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों ने अपने साथियों के साथ अपने बड़े भाई की दुकान पर आकर हमला कर दिया। दोनों भाइयों के साथ दुकान में हमला करने के बाद घर में घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ की गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया, तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ तौर पर लोहे की रॉड में दुकान में घुसकर लोग मारपीट करते और सामान तोड़ते दिखाई देते हैं। अभी आया ही वो राड लेके आया जी, राड लेके एलईडी पे मारी राड, काउंटर पे राड मारी और बोर्ड पे राड मारी, फिर मेरे मारने लगा जी। उन्होंने छुड़ा दिया दूसरों ने। दो लेडीज खड़ी थी, उनके भी राड लगी। 5-7 लड़के आए दुकान से, मेरे को डराने धमकाने लगे, ये आए वो आए करने लगे ऐसे। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? कोई पुरानी रंजिश नहीं, हमारी दुकान का वो चक्कर था जी, दुकान का हमारा केस चल रहा था बस। कोई पारिवारिक या कुछ? पारिवारिक कुछ नहीं है जी। इसमें बयान लेके कार्रवाई कर दी गई है, एफआईआर लॉन्च कर दी गई है और इसमें कल अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या आरोप लगाए थे सर जो पीड़ित पक्ष है? वो मारपीट का था, जैसे उनका पहले डिस्प्यूट कोई और कुछ था, लेकिन वो मारपीट होने के कारण वो मुकदमा फौजदारी बन गया और उसी कारण। वहीं यूपी के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक से स्टीयरिंग के पास आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ के चलते तुरंत कार को रोककर उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और इस दौरान पूरी कार आग की चपेट में आकर जलने लगी। इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया और पुलिस टीम ने सभी कार सवार लोगों को दूसरी गाड़ी में घर भिजवाया। मैं गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग के पास से धुआं निकला थोड़ा सा, गाड़ी साइड लगाते हुए उतरने पूरी गाड़ी में आग लग गई। अच्छा, इसके बाद आपने गाड़ी रोका, सभी लोग उतर गए थे? गाड़ी जैसे रोकी बस उतरे ही थे, आग लग गई। हाँ, उतर गए थे सभी। कितना नुकसान हो गया होगा इसमें? सामान एक बैग था, उसमें जो भी 2-3 हज़ार के कपड़े रहे होंगे और बाकी पानी की थर्मस। वहीं पंजाब के 29 किसान जत्थेबंदियों ने 21 दिन के बाद रेल लाइनों पर जाम लगाया। आपको बता दें, जाम 5 नवंबर तक हटाने का फैसला करते हुए मालगाड़ियों की आवाजाही को मंजूरी दी थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन उंगराहा ने थर्मल पावर प्लांट की कोयला सप्लाई थर्मल के बाहर रेल लाइन पर धरना लगाकर रोक दी है। धरने पर बैठे किसान जगदेव सिंह, नचतर सिंह और रविंदर सिंह ने कहा कि हमारी जत्थेबंदी द्वारा बीते दिनों हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया कि जो आम मालगाड़ियां हैं वह चलनी चाहिए और कोयला सप्लाई सरकारी थर्मल प्लांट में जानी चाहिए और प्राइवेट थर्मल प्लांटों को पहल नहीं देनी चाहिए। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਥਰਮਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਪ ਥਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਕਿਤੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਥਰਮਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ। वहीं पंजाब के पठानकोट में कैप्टन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायिका सीमा देवी ने बताया कि बीजेपी नेता विजय सांपला के नेतृत्व में निकाली जाने वाली इंसाफ यात्रा पर नवा शहर में एक दिन पहले किसानों के रूप में हमला किया गया। हमले का आरोप उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों पर लगाया। बनाने वाले और अज संविधान दियां पंजाब सरकार धज्जियां उड़ा रही है, जिमें कि जो उन्होंने एसियां वास्ते किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, क्योंकि उन्होंने संविधान तो सारे वास्ते बनाया। लेकिन असी ये कहना चाहते हैं कि अज जो एसी लोगों नाल जो दुर्व्यवहार हो रहा, कांग्रेस सरकार जो कर रही है, उन्होंने एक मंत्री है धर्म साधु सिंह, उन्हें बच्चों की जी एसी बच्चों की स्कॉलरशिप वो बहुत वड्डा घोटाला किया और उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗरेस सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया। दरअसल वीडियो ऊंचाहार तहसील में तैनात रिश्वतखोर लेखपाल चंद्रभान सिंह का है, जहां किसान से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते लेखपाल चंद्रभान सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने से विभाग में हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश पीटीएस उन्नाव जनपद में तैनात डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी पुष्पा प्रकाश के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि पुष्पा प्रकाश ने सुशांत गोल्फ सिटी स्थित अपने आवास पर सुसाइड कर लिया। लोगों की मदद से उन्हें लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्पा को मृत घोषित कर दिया। वहीं यूपी के गाजियाबाद के कोतवाली इलाके को विजयनगर से जोड़ने वाले अंडरपास के अंदर चलती बाइक पर अचानक से आग लग गई। बाइक पर सवार दिलीप अपने निजी काम से बाइक लेकर जा रहा था, तभी गौशाला अंडरपास के अंदर शॉर्ट सर्किट के कारण चलती बाइक में आग लग गई। आग लगती देखकर चालक बाइक से कूदा और आग से दूर होने में कामयाब हुआ। और टंकी में चला गया होगा पार्किंग। अच्छा, आप बाइक पे बैठे हुए थे जिस समय आग लगी? हाँ, फिर लगने के बाद ही मैं निकाल के छोड़ के आ गया। चलती हुई बाइक में आग लग गई थी? चलती हुई। आप बाइक पे अकेले थे, कोई और भी आपके साथ में? अकेला। अब आपने फायर विभाग को सूचना करी आग बुझाने के लिए? पुलिस ने बाराबंकी से एक हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल बाराबंकी में 23 अक्टूबर को एक युवक का शव मिला था। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी रंजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और उसके बाद सब बातें सामने आ गई। पुलिस ने बताया कि युवक की हत्या पड़ोस में रहने वाली के विवाहिता के प्रेम के कारण हुई थी। इस केस के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री सीमा यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम को आज सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें शिवम शुक्ला उर्फ शंभूनाथ शुक्ला पुत्र गंगाचरण शुक्ला निवासी लखपेड़ाबाद थाना कोतवाली नगर बाराबंकी उम्र 28 वर्ष को हैदरगढ़ ओवरब्रिज के पास से वह महिला जो पीर बटावन थाना कोतवाली नगर की रहने वाली है, इनको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शिव शुक्ला के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त स्कूटर व निशादेही पर हत्या कारित करने में प्रयुक्त खून से सना हुआ धारदार हथियार लोहे का चापड़। रायबरेली के जिला अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है, तो साथ ही दोषी को 2,20,000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा। अदालत ने अभियुक्त को कुल 2,20,000 रुपए के अर्थदंड के साथ मृत्यु दंड की सजा सुनाई। वहीं मेरठ के टीपी नगर थाने में आज अलग तस्वीर देखने को मिली, जब 12वीं कक्षा के एक छात्रा ने थानेदार की कुर्सी पर बैठकर लोगों की फरियाद को सुना। दरअसल 12वीं कक्षा की छात्रा अपनी सहेलियों के साथ थाने में समाधान दिवस के मौके पर पहुंची, जहां छात्रा ने पुलिस की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर थाना प्रभारी से पुलिस के काम के अनुभव को प्राप्त करने की इच्छा जताई, जिसे थाना प्रभारी ने स्वीकार करते हुए उसे अपनी कुर्सी पर बैठने का मौका दिया। ये बहुत बड़ा तोहफा दिया कि मैं आज पुलिस ऑफिसर बनने की मेरी इच्छा पूरी हुई एक दिन के लिए। कैसे यहाँ तक आई? मैं कौन कोचिंग जा रहा था, हमने देखा यहाँ पे कुर्सी बिछी हुई है, तो हमारी इच्छा कि हम पूछे कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमने पूछा, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आज स्पेशल दिन आज क्या समस्याओं का निस्तारण हुआ? हाँ हुआ, यहाँ पे एक समस्या का निस्तारण हुआ। हमने किया है, क्या सीखा? हमने सीखा मतलब कि हमने बहुत। बिहार में एनडीए से अलग चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। चिराग पासवान ने नया हमला
बिहार में शराबबंदी को लेकर किया। चिराग पासवान ने ताजा ट्वीट में नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहारियों को शराब तस्कर बनाया जा रहा है। नीतीश और उनके मंत्रियों को सब पता है। और इसी बीच राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा की बैठक होनी है। कृषि कानून बाईपास करने के प्रावधान हो सकते हैं। तो बड़ी खबर, यह बैठक 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। राजस्थान विधानसभा सचिव प्रमिल ने अधिसूचना जो है उसे भी जारी कर दिया है। तो 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा की बैठक होनी है। कृषि कानून बाईपास करने के जो प्रावधान हैं उस पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, राजस्थान विधानसभा सचिव प्रमिल ने अधिसूचना जो है उसे जारी कर दिया है। तो पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। 31 अक्टूबर से राजस्थान विधानसभा की बैठक है और आपको साथ ही बता दें, कृषि कानून बाईपास करने के इसमें प्रावधान होंगे। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र की पुनः बैठक 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्देश पर विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। शनिवार को जारी अधिसूचना के साथ विधानसभा की बैठक के लिए जो तैयारियां हैं उसे शुरू कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधानसभा की यह बैठक अति आवश्यक शासकीय विधायी काम करने के लिए राजस्थान सरकार के आग्रह पर बुलाई है। खबरों की ओर आते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब हुए पावन स्वरूपों के मामले में पिछले 40 दिनों से धरने पर बैठे सत्कार कमेटी के मेंबर्स और एसजीपीसी के बीच एक बार फिर से झड़प हो गई और इस मौके पर एसजीपीसी टास्क फोर्स और सत्कार कमेटी के मेंबरों ने एक दूसरे पर तलवारों से हमला किया। हमले में कई पत्रकारों की भी चोटें आई है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।